कांग्रेस चली बीजेपी की राह। आखिर सत्ता की चाशनी में ऐसा कौन सा नशा होता है जो सत्ता मिलते ही अलग अलग विचारधाराओं के राजनीतिक दल भी एक ही जैसा काम करने लगते हैं। हाल ही में कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की प्रचंड जीत हुई है, मगर आज की तारीख में वहां की नई नवेली कांग्रेस सरकार ने दो ऐसे कारनामे कर दिए हैं जिनसे बहुत सारे बड़े बड़े और गंभीर सवाल खड़े होते हैं। सवाल उठता है कि क्या कांग्रेस ने भी खुद को बीजेपी जैसा बनाना शुरू कर दिया है, और सवाल यह भी उठता है कि क्या राजनीति साधने के लिए बीजेपी के हथकंडों को छीन लेना चाहती है कांग्रेस, उन पर कब्जा कर लेना चाहती है। तो कर्नाटक की नई नवेली सरकार ने कौन से दो कारनामे किए हैं, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। इसके साथ ही बात करेंगे वरिष्ठ भाजपा नेता और 4 राज्यों के राज्यपाल रहे सत्यपाल मलिक की। पीएम मोदी के बारे में इन्होंने एक नया बम फोड़ा है और बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर लगातार यह आरोप लग रहा है कि पुलवामा पर उठ रहे सवालों से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए नया नया प्रोपेगेंडा ठेला जा रहा है लोगों के बीच, और दूसरी तरफ सत्यपाल मलिक जी हैं जो लगातार नए नए और बेहद गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं, रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। आज जो बातें उन्होंने कही है बेहद महत्वपूर्ण है। इनकी कही गई एक एक बात को बेहद ध्यान से सुनिएगा। बात राहुल गांधी की भी करेंगे कि किसने उन्हें जान से मारने की धमकी दी और क्या है उसका गोरखपुर कनेक्शन। वहीं नई संसद भवन के उद्घाटन को लेकर नई नई कहानियां सामने आ रही हैं। विपक्ष इनका बायकॉट करना चाहता है। राजस्थान के नासिर जुनैद हत्याकांड के मामले में भी एक बड़ी खबर आई है। इसके साथ ही कई अन्य मुद्दों पर भी बेहद आसान भाषा में बात करेंगे। आज की वीडियो में बहुत सारी खबरें आपको मिलने वाली हैं, इसलिए अंत तक देखिएगा। और पहली बार देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को फॉलो और लाइक कर लीजिए, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करके घंटा बजा दीजिएगा। देश को गोदी मीडिया के जहरीले प्रकोप से बचाने और आम आदमी की आवाज को बुलंद करने में हमारे सहायक बनिए। इस QR कोड या फिर मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए हमें आर्थिक रूप से मजबूत करने का प्रयास जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों की शुरुआत करने से पहले आज आप लोगों को गुदगुदाने की इच्छा हो रही है, लेकिन हाँ, हंसिएगा भैया अपने रिस्क पर। किसी की भावना आहत हो गई तो हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। अपनी स्क्रीन पर इस खबर को एकदम टकटकी लगाकर देखिए। लिखा है कि मीडिया को मोदी सरकार की 9 साल की उपलब्धियां बताएगी बीजेपी। दिल्ली के अशोक होटल में 2 दिनों तक मीडिया और बीजेपी के बड़े नेताओं का जमावड़ा होगा। बीजेपी का यह मीडिया इंटरेक्शन 25 और 26 मई यानी कि 2 दिनों तक चलेगा। यदि आपको हंसी नहीं आई है तो अब आएगी। सुनिए, अपने दिल पर हाथ रख के पूछिए कि पिछले 9 सालों से देश का मीडिया कर क्या रहा था। क्या भारतीय जनता पार्टी का कोई भी एक ऐसा नेता हो सकता है जो गोदी मीडिया से ज्यादा बीजेपी की उपलब्धियां जानता हो? जो गोदी मीडिया 24 घंटे हर एक असफलता को मास्टर स्ट्रोक बताता है, जो 2000 की नोट छापने को भी मास्टर स्ट्रोक बताता है और उसको बंद करने को भी मास्टर स्ट्रोक बताता है, जो गोदी मीडिया LIC का पैसा डूबने पर भी इसे उपलब्धि की तरफ पेश करता है, जो गोदी मीडिया कोविड-19 में सरकार की तमाम विफलताओं को भी बड़ी सफलता बताता है, जो गोदी मीडिया कर्नाटक की प्रचंड हार को छुपाकर यूपी के निकाय चुनाव की जीत को बड़ा बताने लगता है। तो आखिर किस नेता की इतनी हैसियत है कि उस गोदी मीडिया को अलग से कुछ उपलब्धियां बता पाएगा? क्या यह बात हास्यास्पद नहीं है कि भारत की गोदी मीडिया को मोदी सरकार की उपलब्धियां बताने के लिए बीजेपी नेताओं की जरूरत है? कुछ समय पहले बीबीसी ने 2002 के गुजरात दंगों पर एक डॉक्यूमेंट्री जारी की थी। अब इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने बीबीसी के खिलाफ नोटिस इशू किया है, क्योंकि गुजरात बेस्ड एक NGO ने बीबीसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की याचिका दायर की थी। ऐसा लग रहा है कि जब अगली साल प्रेस की आजादी का सूचकांक आएगा तो निश्चित ही हम लोग पहले स्थान पर होंगे। नीचे से 180 देशों की सूची में पहले से ही हम लोग 161वें पर पहुंच चुके हैं, लटके हुए हैं। लेकिन दूसरा कार्यकाल पूरा होते होते नीचे से पहला स्थान निश्चित मिल जाएगा, इस बात की गारंटी मैं दे सकता हूं। और जैसे पहला नंबर मिलेगा हम लोग चट्ट से विश्वगुरु बन जाएंगे। खबर है कि मणिपुर में 18 दिन बाद फिर से हिंसा शुरू हो गई है। वहां की राजधानी में उपद्रवियों ने कई घर फूंक दिए हैं, सेना बुलानी पड़ी है, कर्फ्यू लगाया गया है, इंटरनेट शटडाउन का समय और बढ़ा दिया गया है। मणिपुर की घटनाओं को लेकर कई सारे वरिष्ठ पत्रकारों का मानना है कि यह सब कुछ राजनीतिक साजिशों के तहत करवाया जा रहा है, हो नहीं रहा है। खबर यह भी है कि अब तक यहां पर सैकड़ों चर्च जलाए जा चुके हैं, तोड़े फोड़े जा चुके हैं। हिंसा की वजह से यहां पर अब तक 10,000 से ज्यादा लोगों को विस्थापित किया जा चुका है। सरकार ने दंगाइयों को गोली मारने के आदेश दे दिए हैं। दैनिक भास्कर की इस खबर के अनुसार अब तक 74 लोगों की मौत हो चुकी है, 230 से ज्यादा लोग घायल हैं, 1700 घरों को जला दिया गया है। 3 मई से मणिपुर में हिंसा चल रही है, मगर किसी को कहीं कोई टेंशन नजर नहीं आ रही है। क्या यह संभव है कि आपके घर में एक कमरे में आग लगी हो और आप अपने दूसरे कमरे में पार्टी मना रहे हो? मणिपुर जलता रहा, लेकिन देश के प्रधानमंत्री से लेकर गृहमंत्री तक जिनकी जिम्मेदारी थी इन चीजों को संभालने की, वो कर्नाटक चुनाव में व्यस्त रहे। और उसके बाद कहां कहां व्यस्त हैं ये सब आप लोग देख ही रहे हैं। 56 इंच की छाती का क्या फायदा जब ऐसे ही देश जलता रहेगा। कांग्रेस नेता लल्लन राय ने लखनऊ के चिन्हट थाने में एक केस दर्ज करवाया है, क्योंकि मनोज राय नाम के एक व्यक्ति जिसे गोरखपुर से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, उसने राहुल गांधी को जान से मारने की धमकी दी थी। इस खबर के अनुसार 25 मार्च को अज्ञात नंबर से किसी ने फोन करके खूब सारी गालियां दी और जान से मारने की धमकी दी थी। देश की राजधानी में नई नवेली चमचमाती हुई संसद बनकर तैयार है, मगर उसके उद्घाटन को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि नई संसद का उद्घाटन राष्ट्रपति के हाथों होना चाहिए, प्रधानमंत्री के नहीं। राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी ने उन्हें रोने वाला बच्चा
मोर्चा कहकर तंज कसा है। और गौरव भाटिया ने कहा है कि जब भी देश में कोई नया ऐतिहासिक क्षण आता है तो राहुल गांधी अपनी छाती पीटना शुरू कर देते हैं। वैसे एक सवाल और है, बीजेपी के इन जवाबों में क्या आपको कोई जवाब नजर आया? कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी सवाल उठाए हैं और कहा है कि भारत की संसद भारत गणराज्य के सर्वोच्च विधायी संस्था है। भारत का राष्ट्रपति इसका सर्वोच्च संवैधानिक अधिकारी है। राष्ट्रपति की ओर से नए संसद का उद्घाटन लोकतांत्रिक मूल्यों और संवैधानिक मर्यादा के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता का प्रतीक होगा। आखिर क्यों मोदी सरकार बार बार मर्यादा का अनादर करती है? कांग्रेस अध्यक्ष ने यहां तक कह दिया कि भारत के राष्ट्रपति का कार्यालय बीजेपी आरएसएस सरकार के तहत प्रतीकवाद में सिमट कर रह गया है, यानी कि राष्ट्रपति कार्यालय अब सिर्फ दिखावे का रह गया है। खबर यह भी है कि बहुत सारे विपक्षी दल मिलकर इस उद्घाटन का बायकॉट करना चाहते हैं, क्योंकि यह उद्घाटन 28 मई को होने वाला है, जिस दिन वीडी सावरकर की जयंती है। वही वीडी सावरकर जिन्होंने अंग्रेजों से चिट्ठी लिखकर माफी मांगी थी। वैसे जब नई संसद का भूमि पूजन हुआ था तब भी बहुत सारे राजनीतिक दलों ने इसका बायकॉट किया था, क्योंकि उस समय देश में किसानों का आंदोलन चल रहा था। इसके साथ ही कोरोना महामारी भी जबरदस्त तरीके से फैली हुई थी। कांग्रेस समेत कई राजनीतिक दलों ने कहा कि जिस वक्त दिल्ली में लाखों किसान धरना दे रहे हैं, सैकड़ों की मौत हो चुकी है, देश भर में लाखों लोग बीमारी से मर रहे हैं, यह समय नई संसद की भूमि पूजन के लिए बिल्कुल ठीक नहीं हो सकता। विपक्षी दलों की मांग है कि नई संसद का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों किया जाना चाहिए। हाल ही में जब पीएम मोदी नई संसद के निर्माण को देखने गए थे तब भी तमाम तरीके के सवाल उठ रहे थे कि यह आपका निजी घर तो है नहीं, यह लोकतंत्र का मंदिर है, कम से कम अपनी ही पार्टी के तमाम सांसदों और मंत्रियों को एक साथ ले लेते। वैसे कायदे से तो सभी सांसदों को लेकर जाना चाहिए था, सभी पार्टियों को बुलावा देना चाहिए था। बहरहाल एक तरफ तो गोदी मीडिया और तमाम बीजेपी नेता अपनी सरकार की विदेश नीति को लेकर छाती ठोकते हैं, वहीं दूसरी तरफ खबर यह है कि कश्मीर में हो रही G20 की मीटिंग में चीन समेत 5 देशों ने हिस्सा नहीं लिया। इसलिए नहीं लिया क्योंकि यह मीटिंग कश्मीर में हो रही थी और इनमें से ज्यादातर देश कश्मीर को विवादित हिस्सा बता रहे हैं, यानी कि चीन, सऊदी अरब, तुर्की, इंडोनेशिया और इजिप्ट G20 के कश्मीर में हो रहे मीटिंग में शामिल नहीं हुए। क्या गोदी मीडिया इसे भी मास्टर स्ट्रोक बताएगा? दो बेहद गंभीर खबरों पर आगे चर्चा करेंगे, मगर उससे पहले यह सुन लीजिए। आरबीआई गवर्नर का कहना है कि नोट बदलने के लिए भीड़ न लगाएं और ना ही अफरा तफरी मचाएं। आपके पास 4 महीने का समय है और इसके बाद भी 2000 का नोट लीगल रहेगा, यानी इलीगल नहीं होगा, तब भी काम चलता रहेगा। तो सवाल ये उठता है कि फिर इतना सब तामझाम फैलाने की जरूरत क्या थी? कहीं पिछली वीडियो में मेरे द्वारा कही गई वो बातें सही तो नहीं है कि तमाम असफलताओं को छुपाने के लिए एक झुंझुना बजा दिया गया है ताकि गोदी मीडिया को 2-4 दिन उस पर हल्ला मचाने का मौका मिल जाए? आम आदमी का ध्यान पुलवामा पर उठ रहे सवालों, गौतम अदानी पर लगे दुनिया के सबसे बड़े फ्रॉड के आरोप, महंगाई, बेरोजगारी और सबसे बढ़कर कर्नाटक की जबरदस्त हार से लोगों का ध्यान भटकाया जा सके। वैसे ही गोदी मीडिया जो 2000 के नोट पर लिए गए फैसले को मास्टर स्ट्रोक बता रहा था, उसको बताना चाहिए कि यदि 4 महीने का समय है तो जितने भी भ्रष्टाचारी होंगे, जिनके पास काला धन होगा, वो बड़े आराम से दिहाड़ी मजदूरों को लगाकर करोड़ों रुपया बदलवा लेंगे। फिर भ्रष्टाचार पर सर्जिकल स्ट्राइक कैसे होगी? राजस्थान के नासिर और जुनैद के हत्याकांड का मामला तो आपको याद ही होगा। राजस्थान पुलिस ने मोनू मानेसर समेत 20 अन्य लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। 21 मई को राजस्थान की पुलिस ने घोषणा की कि उसने एफआईआर में 21 लोगों को आरोपी बनाया है। पुलिस ने यह भी बताया कि पूछताछ के लिए हम बहुत जल्द मोनू मानेसर को हिरासत में लेंगे। इस पर मोनू मानेसर का कहना है कि पुलिस की जांच में हम सहयोग करेंगे, इस मामले में मेरी कोई संलिप्तता नहीं है। विश्व हिंदू परिषद के गुड़गांव जिला अध्यक्ष अजीत सिंह का कहना है कि मोनू मानेसर को राजस्थान सरकार राजनीतिक रूप से प्रेरित होकर निशाना बना रही है, क्योंकि साल के अंत में राजस्थान में चुनाव होने वाले हैं। वैसे सवाल तो यह भी होना चाहिए कि नासिर और जुनैद को किस चीज से प्रेरित होकर जिंदा जलाया गया था, और सवाल यह भी होना चाहिए कि राजस्थान पुलिस इस मामले में इतनी ज्यादा देरी क्यों कर रही है, इतनी ढीली कार्यवाही क्यों नजर आ रही है। अब हम आपको कर्नाटक में नई नवेली कांग्रेस की सरकार के कुछ कार्य बताते हैं। इन्हें सुनते हुए आप भारतीय जनता पार्टी के कारनामों को याद करिएगा। खबर यह है कि कर्नाटक के एक शिक्षक को सस्पेंड कर दिया गया, इसलिए क्योंकि उसने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के उस कार्यक्रम की आलोचना की थी जिसके तहत वहां की सरकार 5 गारंटी दे रही है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि कर्नाटक की सरकार ने पहले ही दिन, सरकार गठन के पहले ही दिन कैबिनेट मीटिंग में अपने 5 वादे पूरे कर दिए, जिसमें महिलाओं को 2000 रुपये प्रति महीना, 200 यूनिट बिजली फ्री, नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता जैसे तमाम चीजें शामिल हैं। इस अध्यापक ने इसे फ्रीबीज यानी मुफ्त की रेवड़ी कहते हुए जनता पर कर्ज डालने की बात कह दी। अब सरकार ने कथित तौर पर कर्नाटक सिविल सर्विसेज रूल्स 1966 के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए शिक्षक को सस्पेंड कर दिया है। सवाल यह है कि क्या आलोचनाओं को बर्दाश्त ना कर पाने की कला कांग्रेस वाले अब बीजेपी से सीखने लगे हैं? मैं कानून का जानकार तो नहीं हूं, मगर इतना तो कोई भी समझ सकता है कि इस मामूली सी आलोचना के लिए सस्पेंड कर देना किसी लोकतांत्रिक विचारधारा की पार्टी की सरकार के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। और कम से कम कांग्रेस की सरकारों से ऐसी उम्मीद तो नहीं होनी चाहिए। वहां भी यही होगा तो फिर उम्मीद किससे की जाएगी? मगर दूसरा वाला मामला और भी दिलचस्प है। दैनिक भास्कर की इस खबर के अनुसार कांग्रेस ने कर्नाटक विधानसभा का शुद्धिकरण किया, गंगा जल और गौमूत्र छिड़का। एक विधायक तो बैलगाड़ी से पहुंचे हैं
हैं। हालांकि विधायक बैलगाड़ी से पहुंचे चाहे गधे पर बैठ के पहुंच जाएं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता लोकतंत्र पर। फर्क इस बात से पड़ता है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 2017 का विधानसभा चुनाव जीतने के बाद मुख्यमंत्री के बंगले को गंगा जल से शुद्ध करवाती है। यदि बीजेपी के लोगों द्वारा किया गया यह काम गलत था तो फिर कर्नाटक में जो हुआ क्या उसे सही कहा जा सकता है? क्या विधानसभा किसी एक धर्म का प्रतीक है? क्या विधानसभा में हनुमान चालीसा पढ़ना उचित है? हो सकता है कि कांग्रेस के लोगों ने बीजेपी को चिढ़ाने के लिए हनुमान चालीसा पढ़ी हो, मगर तब तो यह और भी ज्यादा शर्मनाक हो जाता है कि हनुमान चालीसा का प्रयोग किसी को चिढ़ाने के लिए किया जा रहा है, जैसे जय श्री राम का प्रयोग किसी की हत्या करने के लिए किया जाता है। क्या धर्मनिरपेक्ष यानी सेक्युलर देश में लोकतंत्र के मंदिर में इस तरह की चीजें की जानी चाहिए? थोड़ी देर के लिए कल्पना करके देखिए, यदि किसी व्यक्ति ने वहीं बैठकर नमाज पढ़ ली होती तो आज देश में कैसा माहौल होता? यदि किसी ने वहीं बाइबल का पाठ शुरू कर दिया होता तो आज देश में कैसा माहौल होता? मगर कांग्रेस के इस एक्शन से ऐसा लग रहा है कि वो बीजेपी के हथियारों को छीनना चाहती है। कांग्रेस वो हर काम करना चाहती है जिससे बीजेपी के लोग विरोध भी न कर पाए और कांग्रेस पर मुस्लिम तुष्टीकरण का कोई आरोप भी न लग पाए। भारत के एक महान व्यक्ति ने कहा था कि धर्म और राजनीति को अलग अलग रखना चाहिए। जब ये दोनों एक साथ मिल जाते हैं तो देश बर्बाद होने लगता है। गाय, गोबर, गंगाजल, गोमूत्र, इन सभी को उनके उचित स्थान पर रखना ठीक है। इन सब का राजनीतिक प्रयोग बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। वहीं बीजेपी के वरिष्ठ नेता और 4 राज्यों के राज्यपाल रहे सत्यपाल मलिक ने कहा है कि 2019 का लोकसभा चुनाव हमने अपने जवानों के शवों पर लड़ा था, जवानों के लाशों पर लड़ा था। मोदी सरकार पर जबरदस्त हमला बोलते हुए उन्होंने कहा है कि यदि पुलवामा हमले की जांच हो जाती तो उस वक्त के गृहमंत्री राजनाथ सिंह को इस्तीफा देना पड़ता। सत्यपाल मलिक ने कहा कि घटना के तुरंत बाद मैंने प्रधानमंत्री मोदी को हमले के बारे में सूचित किया, लेकिन उन्होंने मुझे चुप रहने के लिए कह दिया। द हिंदू की एक रिपोर्ट के अनुसार सत्यपाल मलिक ने कहा कि पिछला लोकसभा का चुनाव हमारे जवानों की लाशों पर लड़ा गया। जांच होती तो उस वक्त के गृहमंत्री को इस्तीफा देना पड़ता और बहुत सारे अधिकारी जेल जाते, बड़ा विवाद खड़ा होता। जिस वक्त पुलवामा की घटना हुई, प्रधानमंत्री जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में शूटिंग करवा रहे थे। वहां से बाहर आकर उन्होंने मुझे फोन किया। मैंने बताया कि ये जो हुआ है वो हमारी गलती से हुआ है, हमारी गलती से जवान शहीद हुए हैं। इस पर प्रधानमंत्री ने मुझे चुप होने के लिए कहा। वहीं अदानी मामले को लेकर भी सत्यपाल मलिक ने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है और बेहद गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि अडानी ने केवल 3 सालों में बहुत ज्यादा संपत्ति बनाई। मलिक ने यह भी कहा कि राहुल गांधी ने संसद में बोला कि अडानी को जो 20,000 करोड़ रुपए मिले वो पैसा किसका था, कहां से आया था, मगर प्रधानमंत्री 2 दिनों तक बोलते रहे, एक भी सवाल का जवाब नहीं दे पाए। प्रधानमंत्री मोदी राहुल के सवालों का जवाब इसलिए नहीं दे पाए क्योंकि उनके पास जवाब ही नहीं था। और सत्यपाल मलिक ने यहां तक कह दिया है कि अडानी की कंपनी में जो 20,000 करोड़ है यह पैसा पीएम मोदी का है। यानी कि जो आरोप अरविंद केजरीवाल ने लगाया था वही आरोप सत्यपाल मलिक ने साफ साफ लगा दिया है। इतना ही नहीं, सत्यपाल मलिक ने कहा कि पीएम मोदी अपने मुख्यमंत्रियों को लूटते हैं और अडानी को पैसा देते हैं और व्यापार करते हैं। उन्हें मालूम है कि यह पैसा उन्हीं का है। यानी कि सत्यपाल मलिक का कहना है कि गौतम अडानी की कंपनी में जो 20,000 करोड़ रुपया लगा है वो पीएम मोदी का पैसा है और यह पैसा वो अलग अलग मुख्यमंत्रियों से लूट कर जमा करते हैं। अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा में कहा था कि जब गौतम अडानी दुनिया के 2 नंबरी अमीर बने थे तो गौतम अडानी अमीर नहीं बने थे, बल्कि पीएम मोदी 2 नंबर के अमीर बने थे। और अडानी की कंपनियों में जो भी पैसा लगता है वो मोदी जी का पैसा होता है। मुख्यमंत्री को लूटने का उदाहरण देते हुए सत्यपाल मलिक ने कहा कि जब मैं गोवा में था मैंने वहां के मुख्यमंत्री के भ्रष्टाचार के बारे में प्रधानमंत्री से शिकायत की थी और इसका परिणाम यह हुआ कि मुख्यमंत्री के साथ कुछ नहीं किया गया। वो अपने पद पर बने रहे लेकिन मुझे पद से हटा दिया गया। इसीलिए मुझे पूरा यकीन है कि मुख्यमंत्री पीएम मोदी की नाक के नीचे भ्रष्टाचार करते हैं और उसमें प्रधानमंत्री का हिस्सा होता है और पूरा हिस्सा अडानी को जाता है। इसके साथ ही सत्यपाल मलिक ने यह भी कहा कि अब वक्त आ गया है सरकार बदलने का, क्योंकि यदि अगर आपने इस बार भी मोदी को वोट दिया तो आपको दोबारा वोट देने का मौका नहीं मिलेगा। इसके बाद पीएम मोदी आपको वोट देने ही नहीं देंगे और कहेंगे कि जब हर बार मैं ही जीतता हूं तो फिर चुनाव में इतना पैसा क्यों खर्च किया जाए। सोच कर देखिए, बीजेपी के इतने वरिष्ठ नेता इतने दिनों से पुलवामा से लेकर 300 करोड़ के कथित घूस और अडानी मामले तक कितने सारे गंभीर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन गोदी मीडिया में इस बात को लेकर कहीं कोई चर्चा नहीं है। गोदी मीडिया वालों की इतनी हिम्मत नहीं है, उनके दर्जनों लपड़झंडिसों में इतनी हिम्मत नहीं बची है कि सत्यपाल मलिक को अपने कार्यक्रम में बुला सके। गोदी मीडिया के इन कारनामों को क्या ये देश कभी भुला पाएगा? क्या इन लपड़झंडिसों को कभी इनके कुकर्मों की सजा मिल पाएगी? इन्हीं सवालों के साथ विदा लेते हैं। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।